बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक वीलॉग ज़रा अलग किस्म का है क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो कुछ भी शाम में हुआ और पूरा का पूरा हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसके ऊपर एक वीलॉग करें और तफसीलात बताएं कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ। तो ये वीलॉग अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ सारा खेल समझ आ जाएगा कि शाम में हुआ क्या, किस तरीके से हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है और क्या जो हुआ है इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट के ऊपर क्या होगा। यानी मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि शायद एक नया मुल्क बनने की तरफ चीज़ें जा रही हैं। यानी चंद मुल्कों को मिलाकर एक नया मुल्क भी इस खित्ते में बन सकता है। ये चीज़ें जल्दी तो नहीं होंगी लेकिन टाइम लगेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे एक मेरे पास मैप है मिडल ईस्ट का। इस मैप को अगर आप देखें, और ये देखना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप समझ लें कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगर आप मिडल ईस्ट का एक मैप देखें तो आपको ये सब्ज़ रंग का सीरिया नज़र आ रहा है। सीरिया शाम को कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसका नाम सीरिया है। और इसके साथ आपको पीले रंग का जो है वो इराक नज़र आ रहा है और इससे पिछली तरफ जो है वो ईरान है। ऊपर की जानिब जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है गुलाबी रंग में, ये तुर्की है। और जो नीचे वाला गुलाबी रंग है ये जॉर्डन है, जिसको उर्दन कहते हैं आप। ये काफ़ी बड़ा मुल्क है। और उसके नीचे जो सब्ज़ एरिया है बहुत बड़ा, ये जनाब मिस्र है। और मिस्र के सामने समंदर की दूसरी तरफ सऊदी अरब है ऑरेंज कलर का। तो ये इस नक्शे को एक दफ़ा आप अपने जहन में रखें। बीच में सीरिया है और ब्राउन कलर का बिल्कुल छोटा सा एक मुल्क लबनान है। और जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसके साथ कुछ ग्रे एरिया लगा हुआ है, ये वो टेरिटरी है फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका, जहाँ पे एक्चुअली लड़ाई लगी हुई है और इसको लेकर एक डिस्टर्बेंस इस पूरे रीजन के अंदर रहती है। अब शाम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम तख्ता उल्टा गया। यहाँ पे जो है वो बशार अल असद की हुकूमत थी और 24 साल तक वो हुक्मरान रहा है शाम का। उससे पहले उसका वालिद जो है वो भी एक लंबे अरसे तक, लगभग 25-26 साल तक उसका वालिद भी यहाँ का हुक्मरान रहा शाम का। और इन्होंने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत की है। 1970-71 की बात है। ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये जो अब लड़ाई हुई है ना, ये 27 नवंबर को शुरू होती है एकदम और 8 दिसंबर को फैसला हो जाता है। यानी ऐसा कैसा हो गया, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फोर्सेज हैं, दुनिया पूरी का वहाँ पे स्टेक है, अमेरिका का वहाँ पे स्टेक है, रशिया का वहाँ पे स्टेक है, ईरान का वहाँ पे स्टेक है, तुर्की का वहाँ पे स्टेक है। खुद बशार अल असद जो है वो 50 साल तक उसके ख़ानदान ने हुकूमत की है। ये कैसे हो गया कि 11 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ तलपट हो गया। यानी एक हुकूमत मौजूद थी और 11 दिन के अंदर अंदर वो छू मंतर होगी, ख़त्म होगी। ये कैसे हुआ, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लें। ये 1970-71 की बात है। उस वक्त एक वज़ीर दिफा हुआ करता था शाम का, जिसका नाम था हाफिजुल असद, जो बशार अल असद का वालिद था। एक्चुअली इनके ख़ानदान के 3 लोग हैं जो मकबूल हुए हैं। इनका वालिद था हाफिजुल असद, उसने एक तहरीक चलाई वज़ीर दिफा के तौर पे और 16 नवंबर 1970 को उसने फ़ौजी बगावत कर दी। उस बगावत के नतीजे में उसने कब्ज़ा कर लिया शाम के ऊपर और शाम पे उसकी हुकूमत बन गई। अब ये बड़ा ताकतवर आदमी था। ये बंदा जो है ये रहा 1970-71 से लेकर सन 2000 तक, जब तक ये मर नहीं गया तब तक इसके पास ही इक़्तिदार रहा। इसने अपने दौर में बड़ा जुल्म किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। इसराइल के साथ एक जंग भी की इसने और उसमें इसको शिकस्त हुई थी। मिस्र के साथ मिलकर शाम ने एक जंग की थी जिसमें इन दोनों मुल्कों को इसराइल से शिकस्त हो गई थी 1973 में। हम्मा एक इलाका है 1982 में, वहाँ पे बड़ा खौफनाक कत्लेआम इन्होंने किया था। और वो जो कत्लेआम किया था वो अखूनुल मुस्लिमीन की एक तंजीम थी, उसके खिलाफ इन्होंने किया था। और लगभग जो मुख्तलिफ इतलात हैं 10,000 से लेकर 40,000 तक लोगों के बारे में बताया जाता है कि उनको हलाक कर दिया गया था या वो जाँ बहक हो गए थे। फिर इनका एक 2 बेटे थे, ये यानी जो हाफिजुल असद है उसके 2 बेटे थे। एक बासुल असद, ये बासुल असद जो है ये बड़ा बेटा था और जो छोटा बेटा था वो था बशारुल असद। बशार जो है ये लंदन में पढ़ता था, बरतानिया में, और जो बासिल है ये अपने वालिद के साथ है। ये एक एक्सीडेंट हुआ है इसका और गाड़ी का, और ये मर गया उस एक्सीडेंट में बासुल असद। यानी हाफिजुल असद का बड़ा बेटा 1994 में मर गया था। अब उसके बाद जो जानशीन है वो बशार अल असद ने बनना था। तो सन 2000 में जो हाफिजुल असद है उसका इंतकाल हो गया और जून 2000 में बशार अल असद बन गया सदर और सारा कंट्रोल उसने ले लिया। शुरू में इस बंदे ने थोड़ी सी जमहूरियत दिखाई, थोड़ी इधर उधर की चीज़ें की, इसने लोगों की बेहतरी के दावे किए, बातें की,
शादी कर ली, लंदन की एक लड़की थी उसके साथ थी, वो वैसी शामी थी, शाम की रहने वाली थी, लेकिन उसके साथ आसमा नाम था उसका, आसमा बशार अल-असद, उसके साथ इसने शादी की। खुद ये शिया फैमिली है और वो लड़की जो थी वो सुन्नी फैमिली की थी। तो इसने उसी साल में जब इसका वालिद का इंतकाल हुआ और ये इक़्तिदार में आया तो इसने दिसंबर में उसके साथ शादी कर ली। उसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि वो खातून क्या थी, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। लेकिन प्रॉब्लम का जहाँ से आगाज़ होता है ना, वो सन 2011 में होता है। 2011 तक चीज़ें ठीक चल रही थी, इसकी डिक्टेटरशिप भी ठीक चल रही थी, इसका पूरा कंट्रोल था वहाँ पे, और इसने कंट्रोल किया हुआ था ईरान की मदद से। ईरान की सपोर्ट इसको हमेशा से रही है, क्योंकि शाम के अंदर ईरान के हमायत याफ्ता कुछ ग्रुप्स थे जो हमेशा से एक्टिव रहे हैं और वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते रहे हैं। यानी आप शाम के अंदर जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो हमास की थी और हिजबुल्लाह की थी, तो ये ईरान को वहाँ पे हमेशा से शाम में, लबनान में, ईरान में अपने कुछ ना कुछ उसने अपने एलिमेंट हमेशा से रखे थे। और शाम को पूरी सपोर्ट शाम की हुकूमत को ईरान देता था और रशिया भी देता था। यानी अभी आखिर तक जिन दो मुल्कों ने पूरी सपोर्ट दी है बशार अल-असद को और उसके ख़ानदान को या उसके इक़्तिदार को, वो एक ईरान है। ईरान के तो इवन जनरल्स और कमांडर्स वो वहाँ पे मौजूद थे और वो सारी हिकमत अमली बनाते थे बशार के लिए और उसकी पूरी सपोर्ट करते थे। फिर इस तरह रशियंस जो हैं वो अपने शिप्स लेकर आए हुए थे, अपने बहरी जहाज़, अपना इक्विपमेंट, अपने हथियार वो लेकर आए थे, उनके फौजी वहाँ पे मौजूद थे, वो लड़ाई में प्रैक्टिकली हिस्सा लेते थे रशियंस। तो ये दो मुल्क सपोर्ट कर रहे थे बशार के इक़्तिदार को। दूसरी जानिब जो आखिरी लड़ाई थी, इसमें जो अरब ममालिक हैं वो और अमेरिका, ये दूसरी तरफ थे, ये अब बशार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ बशार के खिलाफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो अरब ममालिक थे, और एक तरफ जो है वो ईरान और रशिया जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये आप दोनों चीज़ों को याद रखें कि ये प्रॉक्सी भी थी एक तरह की, ये लड़ाई इस तरह की थी। अब 2011 में आपको याद होगा वहाँ पे एक तहरीक का आगाज़ हो जाता है और एक कंपेन शुरू हो जाती है बशार के ख़िलाफ़, और बशार जो है उसका इक़्तिदार हिल जाता है। उसके बाद इसने जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म कर दिया। इसने शाम के अंदर इसने अपनी अपोजिशन को दबाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। लाखों लोगों को इसने जेलों के अंदर भर दिया। इसकी बदनामे ज़माना 3-4 बहुत बड़ी बड़ी जेलें हैं जिसके अंदर ये लोगों को डाल देता था। इसने ख़वातीन को भी जेलों में डाला, इसने बंदों को भी जेलों में डाला। जो लोग लड़ाई करने के लिए आते थे, पहले तो ये पुरअमन तरीके से लोग एहतजाज करते थे, तो इसने लोगों को इतना मारा कि वो फिर मुज़ामत शुरू हो गई और लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने हथियार उठाना शुरू किए तो ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोग इससे लड़ पड़े, बल्कि बाहर से बड़ी सपोर्ट आई और इसके खिलाफ बाकायदा हथियारबंद लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। क्योंकि एक सरहद आप देखें, अगर गौर करें तो इराक के साथ लगती है। ये एक सरहद अगर आप देख रहे हैं तो ये इराक के साथ लगती है और ये बहुत बड़ी सरहद है जो इराक के साथ लगती है। यहाँ से, क्योंकि इराक के अंदर आपको पता है खाना जंगी चल रही थी सन 2004 से, वहाँ पे अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अटैक किया हुआ था, तो वहाँ से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो शाम में आते जाते थे और वहाँ पे उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये सपोर्ट जो है वो हथियारों समेत मिलना शुरू हो गई बागियों को। इन्होंने बागी करार दे दिया था। जो भी बशार की हुकूमत के खिलाफ जाता था उसको बागी कहते थे कि ये रेबल्स हैं, ये बागी हैं, ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जमहूरियत के दुश्मन, ऐसा करार दिया जाता था। हालांकि वो खुद एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। उसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये चंद सालों का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे कि क्या इतना जुल्म हो सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2015 के दरमियान 13,000 से ज़ायद लोगों को एक जेल के अंदर लटका दिया गया। और कुछ रिपोर्टें ऐसा कहती हैं, लेकिन मुझे ये एग्जैचरेटेड फिगर लगता है कि लगभग 1 लाख के करीब लोगों को बशार ने कत्ल करवाया है। और जितने भी दंगे फसाद हुए उसके बाद शाम के अंदर, क्योंकि जो मुज़ामत थी पहले पॉलिटिकल थी, फिर वो शुरू हो गई हथियारों के साथ, बाहर से उनको सपोर्ट आना शुरू हो गई, फिर रशिया और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर वहाँ पे शुरू हो गई। रशिया को सपोर्ट कर रहा था ईरान, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे खामोशी के साथ कुछ अरब ममालिक, लेकिन खामोशी के साथ, यानी हथियार वथियार दे दिए, पैसा दे दिया, इस तरह से वहाँ सपोर्ट हो रही थी। और इराक से जो है वो मुजाहिद पहुँच रहे थे धड़ाधड़, वहाँ से लड़ने वाले पहुँच रहे थे, लड़ाका लोग। तो दोनों तरफ से एक जंग लगी हुई थी गुज़िश्ता चंद सालों से। इस लड़ाई में लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, लेकिन बशार ने अपने इक़्तिदार को नहीं छोड़ा, उसकी गिरफ्त अपने इक़्तिदार के ऊपर थी। अब हुआ क्या कि 27 से लेकर 8 दिसंबर तक, 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक सारा का सारा सिनेरियो तब्दील हो गया।
हर चीज़ एकदम बदल गई। 2011 में इन्होंने अटैक किया था अपने लोगों के ऊपर, बहुत खौफनाक किस्म का, लोगों को कत्ल किया था। इस खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 1,20,00,000 के करीब अफराद जो हैं वो बेघर हो गए। 2013 में इसने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया अपने शहरियों के ऊपर, इसके ऊपर पाबंदियां भी लगी, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत आवाज़ें भी उठी, इसकी बीवी के खिलाफ भी, इनके ऊपर ट्रैवल बैन लग गए, इनके एसेट सील हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन किसी ना किसी तरह करके इसने मैनेज कर लिया। 2021 में इसने दोबारा इंतखाबात करवाए और ये फिर 95% वोट लेकर फिर इक़्तिदार में आ गया। यानी ये इंतखाबात जैसे करवाता था जैसे डिक्टेटर करवाते हैं, आपको पता है। तो एक्चुअली ये एक डिक्टेटर था, 50 साल तक इसका खानदान रहा। इन 50 सालों में शाम ने इतनी कीमत चुकाई है कि लाखों लाशें शाम में दफन है, जो इस इक़्तिदार के नतीजे में, यानी इन्होंने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए बाप ने और फिर बाद में बेटे ने लाखों लोगों का कत्लेआम होने दिया। और वहाँ पे अगर जमहूरियत होती, इंतखाबात होते, तो बहुत सारी हुकूमतें तब्दील होती और इतने लोग ना मारे जाते। बहरहाल 2022-23 में कुछ अरब ममालिक ने थोड़े बहुत ताल्लुकात बहाल किए थे बशार के साथ, क्योंकि बशार जो है वो उसके ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर थे, तो फिर इस वजह से अरब ममालिक के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अचानक से ईरान भी चला गया और रशिया भी चला गया। अगर आप गौर करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं पुतिन के साथ, ये इल्ज़ामात भी लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अंदर जंगों को ख़त्म करने के लिए मशहूर है कि ख़त्म करो जंग, बस जो पब्लिक चाह रही है उस तरह मामला उस तरफ लेकर जाओ। अमेरिका में भी उसने यही गेम किया है। वो एंटी मिलिट्री, एंटी जंग आदमी है कि लड़ाइयों में वो नहीं पड़ता, कोशिश करता है जंग बंद हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद अचानक से रशिया निकल गया वहां से। ऐसे कैसे निकल गया? इतना ताकतवर मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, रशियन फौजी अपने हथियार उठाते हैं कुछ दिनों पहले और निकल जाते हैं, अपने शिप्स भी वहां से ले जाते हैं और जो हथियार नहीं चाहिए उनको वहां छोड़ जाते हैं। इसी तरह ईरान भी एकदम इस लड़ाई से निकल गया, उनके लोग वहां से ऐसे गायब हुए जैसे पता ही नहीं चला। ईरान इस लड़ाई से क्यों निकला, उसके पीछे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, यूएई और ईरान के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो माजी में नहीं हुई, तो उधर भी एक ताल्लुकात बड़े अच्छे बहाल हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो एक सपोर्ट थी ईरान की और रशिया की, वो गालिबन मुज़ाकरात के नतीजे में या कुछ और चीज़ों के नतीजे में वो हटना शुरू हो गई। और जब वो सपोर्ट हटना शुरू हुई तो बशार के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी पब्लिक के खिलाफ खड़ा होता या जो बागी आ रहे थे लड़ने के लिए उनके खिलाफ खड़ा होता। अब ये तंजीम कौन सी है जिसने शिकस्त दी है बशार को? ये जो तंजीम है इसका नाम है हैतुल तहरीर उल शाम, ये इसका नाम है जनाब। ये जनवरी 2017 में ये बनी थी और बहुत बड़ी बड़ी जो सुन्नी मुसलमानों की जहादी तंजीमें थीं या लड़ाका तंजीमें थीं, ये उनका मिलाप हुआ था। यानी जैशुल अहरार और जबहतुल फतह अल शाम, अंसारुद्दीन फ्रंट, जैशुल सुन्ना, लिवा उल हक, नूरुद्दीन अल ज़ैंकी मूवमेंट, ये 6 बड़ी तंजीमें हैं जिनको इकट्ठा करके ये एक तंजीम बनी थी। और ये तंजीम अब काम कर रही थी इराक से मुल्हिका जो इलाके हैं शाम के, वहाँ पे। इसके अंदर जो है ना, वो जो सबसे तगड़े लोग थे इस तंजीम के अंदर, वो कुर्दिश कहे जा रहे थे कि कुर्दों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और वो इसके अंदर काम कर रहे थे। इसमें नाज़रीन ये जो है ना, ये सीरियन डेमोक्रेटिक अलायंस है और ये सन 2015 के अंदर इसने काम करना शुरू किया था। इसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो कुर्द हैं और ये सारे मिलकर अटैक करने के लिए आए। ये तंजीमों का एक पूरा जत्था है जिन्होंने मिलकर वो कह रहे हैं जी हमने आज़ादी हासिल कर ली है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी कब्जा हो गया है। लेकिन जो भी हुआ है, ये तंजीमों का एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर किया है और इसमें कुर्दों की एक इन्वॉल्वमेंट है और ख़ास तौर पे सीरियन डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर उनकी ये इन्वॉल्वमेंट है। इस तंजीम के सख्त खिलाफ है तुर्की और आलमी सतह पर इसके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। अब तुर्की क्यों खिलाफ है, ज़रा इसका भी आप गौर कर लीजिए। तुर्की इसलिए खिलाफ है कि इसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस किनका है? इसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कुर्दों का। कुर्द जो है ये वाहिद इस वक्त इस रीजन के अंदर एक कौम है जिसके पास मुल्क कोई नहीं है। माजी में कुर्दिस्तान एक मुल्क हुआ करता था और बहुत बड़ा मुल्क होता था, लेकिन वो मुल्क फिर ख़त्म हो गया। कुर्दों का अपना एक बहुत बड़ा इलाका होता था, वो ख़त्म हो गया। सलाउद्दीन अयूबी भी कुर्द था, जिसने आखिरी मरतबा जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया गया तो सलाउद्दीन अयूबी ने फ़तह किया था, वो भी एक कुर्द था और उसने सलीबी जंगों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी थी अंग्रेज़ों को। अब ये कुर्द हैं, ये बड़े दिलेर, ये बहादुर हैं, लेकिन ये अपना मुल्क ढूंढ रहे हैं।
इनका मुल्क कैसे बनेगा या ये अपना मुल्क कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक नक्शा और देखना पड़ेगा। ये नक्शा आप देखिए, ये सफेद रंग का नक्शा है, इसके बीच में ये पीला इलाका आपको नजर आ रहा है ना, ये कुर्दिस्तान है। ये कुर्दों ने अपना एक नक्शा बनाया हुआ, वो ये कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, इसको हमने हासिल करना है। अब इस तंजीम के अंदर जो लड़ने वाले ज्यादातर लोग थे, उनका मतमे नजर जो है वो अपना मुल्क हासिल करना भी था। तुर्की इसके खिलाफ इसलिए है कि सबसे बड़ा इलाका अगर ये कुर्दिस्तान बनता है तो वो कुर्दिस्तान के नक्शे में तुर्की का है। ये जो तुर्की का बहुत बड़ा एरिया है और वो बड़ा जबरदस्त एरिया है तुर्की का, वहां पे उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मैंने वो इलाका देखा हुआ है। वो जो है वो कुर्दिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, वो कहते नहीं हमारा हिस्सा है, तो तुर्की इनको नहीं मानता। अच्छा, ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा है जो कुर्द कहते हैं, ये भी हमारा है बीच में। इराक का भी एक हिस्सा है और शाम का भी एक हिस्सा है, बल्कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आर्मीनिया का और आजरबाईजान का भी है। अगर पूरा कुर्दिस्तान इसी नक्शे के मुताबिक बनता है तो 4 बड़े मुल्क तुर्की, शाम, ईरान और इराक ये उसका हिस्सा हो जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा आर्मीनिया और बिल्कुल थोड़ा सा आजरबाईजान ये उसका हिस्सा हो जाएगा अगर कुर्दिस्तान बनना है तो। अब वो लोग जो है वो फ्यूचर में 2 चीजें अचीव करेंगे। एक तो वो कह रहे हैं जी शाम में हमने अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर ली है, और इसका जो सरबराह है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, इसलिए कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। आने वाले दिनों में आप इसके बारे में खबरें सुनेंगे। ये जो आदमी है इसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पहले अलकायदा के साथ होता था, दाइश के साथ होता था, और अल बगदादी के साथ इन्होंने काम किया था। उसके बाद ये शाम में आ गया था अल बगदादी की मर्जी से, वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों में काम करता रहा। करते करते अब ये इस तंजीम का सरबराह बन गया। ये 5 साल अमेरिका की कैद में भी रहा है, और अब इसको सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न सपोर्ट इसके साथ थी, रशिया और ईरान की सपोर्ट इसके साथ नहीं थी। लेकिन जिस तरह रशिया ने और ईरान ने विड्रॉ किया ना इस सारे मामले में, ये ऐसा लगता है कि किसी बैकडोर चैनल पे कुछ चीजें तय हुई हैं जिनकी वजह से निकल गए। एकदम ये लोग निकले और उसके बाद सूरत हाल वहां पे बदल गई। बशार अल असद ने आज से 1 हफ्ता पहले लगभग रशिया का एक दौरा किया था, और उसके बाद जब वो वापस आया था तो उसकी एक फोटो जारी की गई थी मीडिया में कि जनाब वो वापस दमिश्क पहुंच गया है, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वापस पहुंच गया है। लेकिन उस तस्वीर की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो 2023 की एक तस्वीर है जो अब लगाई गई है। बुशार जब से वापस आया दमिश्क में या शाम में, तब से लेकर अब तक उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस बात का कभी इम्कान है कि बशार अल असद 1 हफ्ता पहले रूस चला गया था, उसकी बीवी और 3 बच्चे भी वहीं पे हैं। 1 हफ्ता पहले रूस चला गया था, उसको इस बात का पता था कि रशिया विड्रॉ कर रहा है, उसको इस बात का आइडिया था कि ईरान पीछे निकल जाएगा, लिहाजा अब शाम को छोड़ देना चाहिए, और वो शाम से चला गया था और कभी वापस ही नहीं आया। इस बात का बहुत इम्कान है। लेकिन अगर वो वापस आया तो इसके बावजूद अब सूरत हाल ये है कि वो शाम से भागकर रशिया पहुंचने में फिर कामयाब हो गया। इस वक्त वो रूस के अंदर मौजूद है और उसको रूस ने पनाह दी हुई है। बशार अल असद जो है उनका इक़्तिदार खत्म हो गया, लगभग 5 दहाइयों का इक़्तिदार था, लेकिन वो बाकी नहीं बचा। इस खित्ते में और बहुत सारे इक़्तिदार भी खत्म हुए, कभी उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कुछ अहम चीजें मैं आपके सामने रख दूं कि अब होगा क्या। एक तो शाम के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं, वहां का जो वजीर आजम है जो शाम का, वो वहीं पे मौजूद है। वो ये कह रहा है भाई इक़्तिदार की मुंतकली करना चाहता हूं, आप इलेक्शन करवा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, लोग जिसको वोट दें उसकी हुकूमत आ जाए। अगर तो ये हो जाता है तो ये तो शाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये खाना जंगी लगी रहती है और ज़बरदस्ती इक़्तिदार पे कब्जा किया जाता है और इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अभी तक तो जो लोग आए हैं उन्होंने कहा जी हम जमहूरी तरीके के साथ चलेंगे और हम जाएंगे कि इक़्तिदार मुंतकिल हो बड़े पुरअमन तरीके से। वो लोग तो जो अभी आए वो ये बात कर रहे हैं कि वो सही तरीके पे चलेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्दिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। अब वो जो लोग कुर्दिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो रुकेंगे? वो इसके बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाम के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं वहां पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इसी तरह तुर्की, ईरान और इराक के कुछ एरियाज में भी वो बड़े मजबूत हैं, और वो इतने मजबूत हैं कि उन्हें यह लगता है कि वो अपना मुल्क बनाकर छोड़ेंगे। तुर्की में आप कभी सुनते हैं या ईरान के कुछ एरियाज में कहीं पे कोई खुदकुश धमाका हो गया, कुछ वो कुर्दिश जो लोग हैं ना वो उनके खाते में पड़ता है। वो आज़ादी की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं और इसके बाद उनको बहुत हौसला मिलेगा। अच्छा जी, इसराइल का क्या बनेगा? सब लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं। देखिए, इसराइल की लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह के साथ ज़्यादा थी। उन दोनों को ईरान सपोर्ट करता था और उनको जो सपोर्ट मिलती थी सरजमीन पे वो शाम से या लबनान से मिल जाती थी। अब ईरान यहां से चला गया, हिजबुल्लाह और हमास जो है वो यहां पे उतने मजबूत नहीं रहे, तो इसराइल को वक्ती तौर पे इसका फायदा होगा। लेकिन इसराइल को एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि
जो लोग लड़ाका लोग इराक के अंदर मौजूद थे और वहां पे उनकी बहुत ताकत थी, वो अब इसराइल के बहुत करीब आ गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जैसे ईरान लड़ाई कर रहा था इसराइल के साथ, या उसके साथ उसकी कोई ना कोई टुक टक लगी रहती थी, क्या ये जो अब लोग आए हैं ये भी इसराइल के साथ कोई लड़ाई करेंगे या मामलात को किसी और तरफ लेकर जाएंगे? फिलहाल जो ईरान का एक खतरा इसराइल के ऊपर लटक रहा था, उसमें कुछ कमी आई है, ये बात सबको तस्लीम करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नया एक खतरा है, ये किस नौइयत का है, इसको जानने के लिए हमें अभी चंद दिन या चंद महीने या कुछ अरसा में इंतजार करना पड़ेगा, फिर समझ आएगी कि ये नए लोग इसराइल के साथ कैसे डील करते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ भी है, कुछ मनाजिर आ रहे हैं सीरिया से, लोग खुश हैं, लोग कह रहे हैं जी एक डिक्टेटर चला गया, हमारी जान छूटी। सीरिया वैसे भी जो है शाम, वो सुन्नी मेजॉरिटी का इलाका है, तो लोग वैसे भी खुश हो रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बशार अल-असद की कैद में थे और उन्होंने जेलों के अंदर रखे हुए थे, बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर, और आलमी रिपोर्टें भी इस बारे में आती रही हैं। अब वो जो लोग हैं उनको रिहाई मिली है, उनके मनाजिर आ रहे हैं, तो इस वक्त तो बड़े जज्बाती मनाजिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।